Hello students, how are you? I hope that you all are fit and fine at your homes. Dear students, we are revising our chemistry chapters, okay? And we have revised chapter 4. Today in this video, we will revise our chapter number 5. Got it? And chapter number 5 is periodic classification of elements. ठीक है? तो आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 5th क्लास 10th की केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे. गॉट इट? इस चैप्टर में क्या है और इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं बोर्ड के, और उन क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या लिखना है उनमें. गॉट इट? तो आज की वीडियो में हम ये सब डिस्क्राइब करेंगे और इस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे. गॉट इट? तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि उन क्वेश्चंस को कौन कौन से क्वेश्चंस हम देखेंगे जिसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको समझने की कोशिश करेंगे इन क्वेश्चंस के बेसिस पे. गॉट इट? तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट इज पीरियोडिसिटी, what are different classification, and what is Mendeleev periodic law, and what are the basic characteristic features of Mendeleev periodic table. So we will discuss following questions in this video. Dear students, हमारे 5th chapter का name है periodic classification of elements. तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इस चैप्टर का ये जो नेम है इसका क्या मतलब है. तो इस चैप्टर में जनरली एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कशन किया गया है कि एलिमेंट्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं और किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्लासिफिकेशन दिया, क्या बेसिस था उनके क्लासिफिकेशन का, और उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थी. और लास्ट में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, जब हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया, तो उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, किस तरीके से घटती या बढ़ती है, किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन आता है. गॉट इट? ग्रेडेशन मीन्स पीरियोडिसिटी. ठीक है? तो इस चैप्टर की मीनिंग में सबसे पहला वर्ड है पीरियोडिक, दूसरा वर्ड है क्लासिफिकेशन. तो जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की क्या ज़रूरत है, एलिमेंट्स रखे हुए हैं, रखे रहने दो. ठीक है, लेकिन जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, इस तरीके से हमने मैटर में जितने भी पार्टिकल्स हैं या मैटर में जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको हमने कैटेगराइज किया था. गॉट इट? तो अगर हम इस चैप्टर के नेम को सबसे पहले समझें तो इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सपोज इन माई क्लास देयर आर 40 स्टूडेंट्स और इन सभी स्टूडेंट्स को मैं स्टडी करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ मेरी क्लास में कौन कैसा स्टूडेंट है. तो मैं क्या करूँगी, मैं उन स्टूडेंट्स को एक अरेंज करूँगी, उन स्टूडेंट्स को सबसे पहले, और उस अरेंजमेंट का बेसिस कुछ भी हो सकता है, जैसे मार्क्स भी हो सकते हैं. जैसे जिस बच्चे के 90% हैं उसको मैंने कहा इंटेलिजेंट स्टूडेंट और सारी एक रो बना दी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की, एवरेज स्टूडेंट्स की एक रो बना दी. तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्लासिफाई कर दिया इन नेम्स में अकॉर्डिंग टू सम बेसिस. ओके, और ये क्लासिफिकेशन मैंने किया क्यों? क्योंकि मैं उनके बारे में स्टडी करना चाहती थी. तो इफ वी वांट टू स्टडी द एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज, सो we need to classify elements. We have so many elements. Currently we have 118 elements in our matter, in our surroundings, and we need to classify them to study their system, to study their properties.
तो यहाँ हम ये कह सकते हैं टू स्टडी सिस्टमैटिकली अबाउट द एलिमेंट्स, तो हमें क्लासिफाई करने की उनको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या हुआ, लेवोइजर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि उस टाइम में बहुत कम एलिमेंट्स थे और इतना कुछ बेसिस भी नहीं रखा गया था क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो उन्होंने लेवोजियर ने मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, इन 3 कैटेगरी में एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे फर्दर और एलिमेंट्स डिस्कवर होते चले गए, वैसे वैसे एलिमेंट्स को और क्लासिफिकेशन हमें करने की ज़रूरत पड़ी और उनको अरेंज करने की ज़रूरत पड़ी। गॉट इट। तो धीरे धीरे और साइंटिस्ट आगे आए और उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। तो इस चैप्टर में हम जनरली क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे और उस क्लासिफिकेशन से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज करते हैं, तो ये सब वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। गॉट इट। तो अब क्लासिफिकेशन, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन हमें क्लियर हो गई। और अब एक और वर्ड है जो हमें क्लियर करना है, पीरियोडिक। क्लासिफिकेशन तो समझ में आ गया कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन ज़रूरी है, लेकिन पीरियोडिक वर्ड का क्या मतलब है? पीरियोडिक वर्ड का मतलब है एलिमेंट्स एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टीज़ रिपीट करते हैं, ठीक है। तो ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज आता है, ठीक है, रिपीटिशन होता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। और इस तरीके से एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया कि एक कुछ इंटरवल के बाद वही एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टी रिपीट हो, ठीक है। जैसे सपोज एक एलिमेंट रखा है, वो शाइन करता है, और 3 एलिमेंट्स के बाद जो चौथा एलिमेंट है वो भी शाइन करे, तो सेम प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू रिपीटिटिव प्रॉपर्टीज, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन इंटरवल, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी, एंड दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो नाउ we are clear about the chapter name, क्या है चैप्टर का नेम और चैप्टर में क्या क्या हमें बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया, व्हाट इज पीरियोडिसिटी? व्हाट इज पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी मीन्स, व्हाट इज पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी मीन्स रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन इंटरवल, इट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। अब आते हैं हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन में। व्हाट आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन? तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन तो लेवोजियर का ही था। सेकंड था आपका डोबरनेयर ट्राइड क्लासिफिकेशन। डोबरनेयर्स ट्राइड क्लासिफिकेशन, ये क्या था? इसमें एक वर्ड जुड़ा है ट्राइड। ट्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, हर साइंटिस्ट अपने अपने अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि एक में सपोज 3 टीचर्स हैं तुम्हारे पास और तीनों टीचर्स को 40-40 स्टूडेंट्स दे दिए गए और उनसे कहा गया कि इन स्टूडेंट्स को अरेंज करो, अपनी क्लास में ग्रुप बनाओ। तो हो सकता है कुछ टीचर्स हाइट के अकॉर्डिंग उनका ग्रुप बनाए, कुछ टीचर्स उनके मार्क्स के आधार पे ग्रुप बनाए, कुछ टीचर्स उनके वेट के आधार पे ग्रुप बनाए, है ना। तो हर साइंटिस्ट एक बेसिस देख रहा है कि हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स को। सोचो उस जमाने में क्लासिफिकेशन का बेसिस देखा उन्होंने, तब जाके अभी हम देख पाते हैं कि एलिमेंट्स कितने अच्छे से अरेंज्ड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे? डोबरनेयर ट्राइड। उन्होंने ये कहा कि देखो हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखते हैं। और उस टाइम उनको क्या था, उनको पता नहीं था एटॉमिक मास कैसे इनको अरेंज किया है। तो उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। ओके, वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नहीं है, उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। 3 एलिमेंट्स, और इन 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को कहा उन्होंने ट्राइड। गॉट इट। और इस तरीके से उन्होंने 3 ट्राइड बनाए। 3 ट्राइड का मतलब 9 एलिमेंट्स, ठीक है। अब उन्होंने अपने इस क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस रखा?
उन्होंने कहा कि अगर हम 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाएं तो जो बीच का एलिमेंट होता है, ओके, उसका एटॉमिक मास, फॉर एग्जाम्पल इसका होता है 39, इसका 7, तो उन्होंने कहा कि जो बीच के एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो साइड के दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के सम का एवरेज होता है। गॉट इट? तो उन्होंने कहा कि द मिडिल, इफ वी अरेंज एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ 3, then the middle element atomic mass comes out to be the average of sum of the atomic masses of side elements। बिल्कुल, देखो पोटेशियम का 39 होता है, लिथियम का 7 होता है, तो हमने देखा 39 + 7 46 होता है, 46 को डिवाइड बाय 2 किया तो 23 आता है, तो सोडियम का 23 निकल के आ गया। इस तरीके से उन्होंने 3 ट्राइड बनाए, और देखो एक ट्राइड में क्या था, उनके ना 3 ट्राइड थे और इन तीनों ट्राइड का नाम था, जैसे ये जो ट्राइड है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम, इस ट्राइड को कहते हैं हम एल्कली मेटल ट्राइड। एल्कली मेटल ट्राइड जो था, सेकंड ट्राइड था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस ट्राइड को हम कहते हैं हेलोजन ट्राइड। ठीक है, थर्ड ट्राइड था कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, इसको हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल ट्राइड। तो इस तरीके से उन्होंने 3 ट्राइड बनाए, 9 एलिमेंट्स डिस्कवर करे इस आधार पे, है ना, कि साइड के एलिमेंट्स के मास को अगर हम सम का एवरेज कर दें तो बीच के एलिमेंट का एटॉमिक मास निकल के आता है, और वाकई निकल के आया 9 एलिमेंट्स में से। लेकिन जैसे ही वो चौथा ट्राइड बनाने लगे, वैसे ही बीच के एलिमेंट का मास ऐसे निकल के नहीं आता था। तो इसका मतलब उनका जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का वो गलत हो गया, यही उनका गलत हो गया। ठीक है, वैलिड नहीं हुआ आगे के एलिमेंट्स को। तो अब फिर दूसरे साइंटिस्ट आए। दूसरे साइंटिस्ट कौन थे? न्यूलैंड। साइंटिस्ट का नाम क्या था? न्यूलैंड। और उन्होंने दिया कौन सा क्लासिफिकेशन? न्यूलैंड ऑक्टेव्स लॉ। ऑक्ट मतलब 8। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को म्यूजिक नोट्स की तरह रखें, ठीक है, तो जैसे म्यूजिक में नोट्स जो होते हैं उनको अगर हम अरेंज करें, जैसे सुरों के रूप में अरेंज करें, तो क्या होता है, हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करता है। हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करती है। यही तो पीरियोडिसिटी अभी हमने बताई थी कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल प्रॉपर्टीज रिपीट करती हैं। ठीक है, और उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि म्यूजिक के नोट्स की तरह अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें तो हर 8th एलिमेंट मैच each 8th एलिमेंट्स प्रॉपर्टी मैचेस विद फर्स्ट एलिमेंट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन इस हिसाब से देखो अरेंज किया उन्होंने, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर फ्लोरीन आ गया, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन पोटेशियम एंड कैल्शियम। इस तरीके से अरेंज करने पर भी केवल 56 एलिमेंट्स ही वो डिस्कवर कर पाए इस तरह के क्लासिफिकेशन से, और ये क्लासिफिकेशन केवल वैलिड था कैल्शियम तक। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ है, न्यूलैंड का ऑक्टेव जो लॉ है वो कौन से एलिमेंट तक वैलिड है? तो याद रखना वो कैल्शियम तक वैलिड है जिसका एटॉमिक मास 40 होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से उन्होंने जो न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ था ये भी आपका मतलब गलत हो गया, प्रूफ गलत, उनका बेसिस भी गलत हो गया। अब हालांकि धीरे धीरे साइंटिस्ट लोग ना इस क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे थे, और इसी क्लासिफिकेशन के बेसिस के अंदर और क्लासिफिकेशन सिनेरियो के अंदर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मेंडलीव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। डिफरेंट, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, एक तो डोबर्नियर ट्रायड
और एक न्यूलैंड ऑक्टेव्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, इसको डिस्कस करते हैं। गॉट इट? तो इन सभी साइंटिस्ट के बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मेंडलीव। ठीक है, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया और उन्होंने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। मतलब उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था वो लिया इंक्रीज एटॉमिक मासेस। तो उनके क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस था, एटॉमिक मासेस। और उन्होंने जिस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उनका जो अरेंजमेंट था वो एक लॉ पे बेस्ड था। ठीक है, और इसके लॉ को क्या कहते हैं हम, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। गॉट इट? दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओल्ड पीरियोडिक लॉ। ठीक है, और वो क्या था, वो था दी properties of elements, the properties of elements are the periodic functions of their atomic masses. So this is called old periodic law and Mendeleev's periodic law. Or according to this periodic law, the properties of elements are the periodic functions of their atomic masses. इसका मतलब ये है जनरली अगर कोई एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करता है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, तो मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेसिकली डिपेंड करती हैं उसकी एटॉमिक masses. They are periodic functions of their atomic masses. तो उनका ये एक periodic law था जिसके आधार पे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब हम देखते हैं क्या अरेंजमेंट किया उन्होंने। उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया और उस अरेंजमेंट को क्या कहलाई वो अरेंजमेंट जो है उसकी पीरियोडिक टेबल। ओके, और इस टेबल को जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है वो आपकी शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहलाती है। ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल में आपके उन्होंने वर्टिकल कॉलम्स किए 8। ओके, 8 वर्टिकल कॉलम्स जिनको उन्होंने कहा ग्रुप्स। ठीक है, 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस की उन्होंने और इनको कहा पीरियड्स। ठीक है, तो मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल तैयार की। ओके, अरेंजमेंट तैयार किया, एक तरीके का रो बना दी और कॉलम बना दिए उन्होंने, रोज एंड कॉलम बना दिए, और इस टाइप का अरेंजमेंट करने से वो बन गई पीरियोडिक टेबल। और उन्होंने स्पेशल नाम से बोला उन वर्टिकल कॉलम्स को। उनकी पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, उनको कहा ग्रुप्स, और 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, उनको कहा पीरियड। उनके पीरियोडिक टेबल बेसिकली एटॉमिक मास पे बेस्ड है, और इसमें इस पीरियोडिक टेबल को शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं।
गॉट इट। उनका जो एलिमेंट्स को उन्होंने इस पीरियोडिक टेबल में रखा, और उन्होंने इस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को रखने का जो बेसिस था कि इस ग्रुप में, एक ग्रुप में किन एलिमेंट्स को एक साथ रखें, ये उन्होंने क्या बेसिस लिया कि वो एलिमेंट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्मूला बनाता है। ठीक है, अगर एलिमेंट सेम फॉर्मूला बना रहे हैं तो वो एक ही ग्रुप में रखे उन्होंने, गॉट इट। जैसे उन्होंने फर्स्ट ग्रुप में किन एलिमेंट्स को रखा, सपोज मैं एक एलिमेंट R ले लेती हूँ जो हाइड्रोजन के साथ क्या फॉर्मूला बनाए, RH, और ऑक्सीजन के साथ क्या बनाए, R। ठीक है, तो उन्होंने उन जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें उन्होंने जो एलिमेंट्स रखे उनका बेसिस क्या था, एक ग्रुप में किन एलिमेंट्स को रखें कि उनके हाइड्राइड, इसको क्या कहते हैं, हाइड्राइड। ठीक है, उनके हाइड्राइड एंड ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है। अगर कुछ एलिमेंट सेम फॉर्मूला शो कर रहे हैं तो उनको एक ही ग्रुप में उन्होंने रखा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। Let's discuss the main features of Mendeleev periodic table. Afterwards we will discuss the disadvantages और हम कहें anomalies, क्या क्या कमियां थी Mendeleev की periodic table। उनकी characteristic feature क्या थे कि एक तो उन्होंने बेसिस तैयार कर दिया, एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। ठीक है, दूसरा उन्होंने he left vacant spaces। ठीक है, for undiscovered elements। मतलब ये था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की बहुत खास बातें भी थी। वो खास बातें ये थी कि उनके पीरियोडिक टेबल बनाने से एक तो एक बेसिस मिल गया कि इस तरीके से हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, दूसरा एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, कर पा रहे थे। तीसरा था कि मेंडलीव ने, याद रखना, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली स्पेसेस छोड़ दिए कि अगर फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है तो वो कहाँ रखा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज एक ग्रुप है, ओके, A, B and C। ओके, उन्होंने क्या किया अपने ग्रुप्स में, ठीक है, कुछ बीच बीच में वेकेंट स्पेसेस छोड़ दिए। ही लेफ्ट सम स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, कि अगर सपोज इन दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से मैच करता हुआ एक एलिमेंट डिस्कवर हो जाता है तो अगर हम पूरे ग्रुप को भर देंगे तो जो एलिमेंट उस प्रॉपर्टी से मैच करता है उस एलिमेंट को कहाँ रखेंगे हम। तो उन्होंने बीच बीच में कुछ स्पेसेस छोड़ दिए अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स का, और उनको नाम किस तरीके से दिया। देखो, जैसे सपोज ये A हमने इधर रखा तो ये A B से पहले आ रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसका नाम देने के लिए इसके नाम के आगे A का वर्ड जोड़ दिया, और इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, B से, और B से ये पहले आ रहा है। ठीक है, इस A की प्रॉपर्टी ये डिस्कवर हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी B से मैच करती है, और ये B से पहले रखा भी हुआ है, तो इसका नाम देने के लिए सबसे पहले हमने A का वर्ड जोड़ दिया और जिस एलिमेंट से प्रॉपर्टी मैच करती है, ठीक है, उसका नाम रख दिया हमने। तो देखो इस तरीके से 3 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, और A का मतलब होता है फर्स्ट आने वाला। ठीक है, तो देखो सबसे पहला था आपका A का बोरॉन, वो कौन था, स्कैंडियम था,
ए का एल्यूमिनियम, वो किसके लिए यूज किया गया था? गैलियम के लिए। ए का सिलिकॉन, वो किसके लिए यूज किया गया था? जर्मेनियम। ठीक है, तो इस तरीके से 3 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए और इन एलिमेंट्स का जो नाम था, जो फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स का जो नाम था उस नाम में ए का वर्ड जोड़ दिया गया और जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच करती थी उसका नाम लिख दिया ए का के बाद में। ठीक है, तो जैसे 3 कौन से एलिमेंट्स हैं? ए का बोरॉन, तो ए का बोरॉन किसका नाम था? स्कैंडियम का। ठीक है, इसका मतलब स्कैंडियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करती है? बोरॉन से, और ये बोरॉन से पहले रखा गया है तो उसका नाम क्या रख दिया? स्कैंडियम। ए का एल्यूमिनियम, तो क्या रख दिया? ए का एल्यूमिनियम। ए का एल्यूमिनियम किसका नाम रखा गया था? गैलियम। गॉट इट। नेक्स्ट था आपका ए का सिलिकॉन। ए का सिलिकॉन कौन से एलिमेंट के लिए रखा गया था नाम? जर्मेनियम के लिए। तो इस हिसाब से फ्यूचर में 3 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे जिनका नाम ये रखा गया था। तो दीज वर ऑल दी एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब हम देखते हैं उसकी डिसएडवांटेजेस क्या थी। डिसएडवांटेजेस कह लो, ठीक है, या एनॉमलीज कह लो, ठीक है, या चाओस कह लो, एक ही बात है, या डीमेरिट्स कह लो। ठीक है, तो दीज वर ऑल दी नेम फॉर डिसएडवांटेजेस। क्या क्या डिसएडवांटेजेस थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में? तो सबसे पहली डिसएडवांटेज ये थी कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं थी उसकी। ठीक है, कहाँ रखें हाइड्रोजन को? उसने हाइड्रोजन को सबसे फर्स्ट नंबर पे रखा, जबकि एटॉमिक मास उसने बढ़ते हुए एटॉमिक मास के रूप में अरेंज किया था। ठीक है, तो सबसे पहले उसने हाइड्रोजन को पुट कर दिया, तो हाइड्रोजन पोजीशन वाज नॉट क्लियर। ठीक है, सेकंड, उन्होंने आइसोटोप्स को एक साथ रख दिया, जबकि आइसोटोप्स के तो सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक मास तो अलग अलग होते हैं, और उनकी पीरियोडिक टेबल बेस्ड थी एटॉमिक मास में। ठीक है, तो आइसोटोप्स वर ग्रुप्ड टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट था आपका बढ़ते हुए एटॉमिक मास के फॉर्म में अरेंज करना था। तो कहीं कहीं जगह जो कम एटॉमिक ज़्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स हैं वो पहले आ गए और कम एटॉमिक मास वाले बाद में आ गए। तो इस तरीके से सर्टेन एनॉमलीज आ गई उनकी पीरियोडिक टेबल में। और सबसे बड़ी एनॉमली क्या थी कि उन्होंने, क्योंकि जैसे इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास रखना है, वो बीच बीच में जो ज़्यादा एटॉमिक मासेस थे वो वाले एलिमेंट्स भी पुट कर दिए, जैसे कोबाल्ट, निकल, उनके एटॉमिक मास में एनॉमलीज थी, उनको पहले रख दिया। ठीक है, ओके, तो दीज वर ऑल दी डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब इतनी सारी कमियों को दूर किया एक साइंटिस्ट ने और अपनी पीरियोडिक टेबल तैयार की, और उस पीरियोडिक टेबल का नाम था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी वो दी थी आपकी हेनरी मोजले ने। ठीक है, तो नई पीरियोडिक टेबल बनाने का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था हेनरी मोजले ने, लेकिन वो जो नई पीरियोडिक टेबल पूरी फ्रेम करी थी वो की थी आपकी नील्स बोर ने। ओके, तो जो पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो भी ऑब्वियसली पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड है, और ये पीरियोडिक लॉ कहलाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ
या हेनरी मोजले पीरियोडिक लॉ। और वो लॉ क्या है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो हमारी एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, ठीक है। उनका पीरियोडिक लॉ क्या था? दी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर दी periodic function of their atomic numbers। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो बेस्ड है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपकी एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। और इस एटॉमिक नंबर के आधार पे पीरियोडिक टेबल बनाने से सारी कमियां दूर हो गई। हाइड्रोजन की पोजीशन भी 1 नंबर पे रख दिया गया उसको। आइसोटोप्स के सेम एटॉमिक नंबर होते हैं तो हम एक साथ रख सकते हैं। और बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर में तो कोई एटॉमिक मास में प्रॉब्लम ही नहीं आई। तो एटॉमिक नंबर फॉलो करने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। गॉट इट? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें उसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। उसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और इस पीरियोडिक टेबल में भी वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको क्या कहते हैं? ग्रुप्स। और कितने ग्रुप्स हैं? 18। इसीलिए इसको लॉन्ग फॉर्म कहते हैं। 7 पीरियड्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स है जिन्हें क्या कहते हैं? पीरियड्स। और कितने हैं? 7। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आपकी उसमें 18 ग्रुप्स हैं और आपके 7 पीरियड्स हैं। गॉट इट? और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये आपकी बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। गॉट इट? इस पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 18 तक ग्रुप हैं हमारे, लेकिन 3 to 12 ग्रुप जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वी विल नॉट स्टडी दीज ग्रुप्स। और जो ग्रुप्स हैं वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं वो पीरियोडिक टेबल का क्या है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं। ओके, 3 से लेकर 12 हमारे सिलेबस में नहीं है, 7 आपके पास पीरियड्स हैं। ठीक है, ये जो पीरियोडिक टेबल है ये आपके 4 ब्लॉक्स में बटी हुई है। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये बीच का जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो डी ब्लॉक है, और ये जो नीचे भी कुछ एलिमेंट्स रखे गए हैं उनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक। गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पीरियोडिक टेबल। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें रखे गए हैं, इन ग्रुप्स को किस नाम से बोलते हैं। ठीक है, और इनमें जो एलिमेंट्स रखे गए हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़, जैसे इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ ऊपर से नीचे आने पर कैसे चेंज करते हैं, या लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या चेंज करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी चेंज करना है ये कहलाता है ट्रेंड्स। ओके, सो in next revision video we will discuss about our periodic table as well the trends of periodic table, gradation of trends, या हम कहें variation of trends। कैसे ये जो different characteristics हैं, जो different characters हैं वो कैसे घटते या बढ़ते हैं जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स में। गॉट इट? तब तक जितना आपको ये पढ़ाया गया है, जो क्वेश्चंस बताए गए हैं वो रिवाइज करना एंड रीड इन द बुक। ओके, बुक में से रीड करना जहाँ तक पढ़ाया गया है लाइन बाय लाइन, और कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।